हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 7 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। तो उसी में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जो प्रीवियस वीडियो में आधा रह चुका था। क्योंकि टॉपिक बड़ा था तो मैंने सोचा इसी की सेकंड वीडियो बनाई जाए। और ये टॉपिक जो था उसका नाम था न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। तो लास्ट टू लास्ट हमने क्या पढ़ा था कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जिनको राजपूत कहने लगे थे, जिनका ओरिजिन राजपुत्र, उनका मीनिंग मतलब सन ऑफ अ रूलर था। तो ये मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप जाके पहले वीडियो देखिए, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक था और ये उसी की जो कह सकते हैं कंटिन्यूएशन में है वीडियो। तो वो टॉपिक बड़ा था इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। अब इस टॉपिक में अब हम पढ़ेंगे कि आपने सुना होगा आगे सबकास्ट और जातीज का जो है नाम आएगा चैप्टर में। जातीज जो है बनी कैसे। आज हम बोलते हैं कि लोगों को जाति के नाम पे जो है अलग कर दिया जाता है। तो जाति इन्वेंट कैसे हुआ, ठीक है। ये जो जाति वर्ड हम बोलते हैं, जो सब कास्ट लोगों को, अब देखो हिंदू एक कास्ट है, ठीक है, समझिए बात को। सब कास्ट, कास्ट ये सब क्या होता है। हिंदू जो है एक कास्ट है और हिंदू में ही ऐसे बहुत सारे डिवीजन है, बहुत सारे 1000 डिवीजन है, बट उसमें से जो मेन है वो 4 डिवीजन है। तो सब कास्ट मतलब कि वो हिंदू जो डिवीजन है, हिंदू जो कास्ट है उसी का डिवीजन, हिंदू कास्ट के जो डिवीजन है उन्हें सब कास्ट कहते हैं। तो उनका जो है कह सकते हैं शुरुआत कैसे हुई, सब कास्ट की शुरुआत कैसे हुई। अब ये कैसे शुरुआत हुई थी, जो पॉलिटिकल एंड सोशल डिफरेंसेस बनने लग गए थे। मतलब पहले तो लोग चलो ठीक है सोशली जो है चेंजेस देख रहे थे, वो मूव कर रहे थे। इस पीरियड में हमने मोबिलिटी देखी, लोग यहाँ से वहाँ जा रहे थे, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर रहे थे, ग्रुप्स फॉर्म कर रहे थे। तो सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस देखने मिल रहा था। पर सोशल एंड पॉलिटिकल डिफरेंसेस कैसे जो है जनरेट हुए, वो लोगों के बीच में कैसे डिफरेंसेस जनरेट हुए, तो मैं आपको बताती हूँ। तो पहले फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो है वो फॉरेस्ट में रहते थे, ठीक है, अच्छे खासे रहते थे। दिस पीरियड देखो, दिस पीरियड वाज मार्क्ड बाय द माइग्रेशन ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स ड्यू टू द चेंज इन देयर हैबिटेट। अब फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो थे ना वो पहले अपने अच्छे खासे अपने हैबिटेट में रहते थे, ठीक है। उनका जो फॉरेस्ट एरिया था वहां रहते थे, बट उनको क्या करना पड़ा, माइग्रेट करना पड़ा, माइग्रेट करना पड़ा, ठीक है। किनको माइग्रेट करना पड़ा, फॉरेस्ट ड्वेलर्स को माइग्रेट करना पड़ा। तो उनसे उनका हैबिटेट जो है ना वो चेंज हो गया। हैबिटेट क्या होता है, द एन एनवायरमेंट ऑफ अ रीजन एंड द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफस्टाइल ऑफ इट्स पीपल। ये अच्छे से याद रख लो, मैंने लिखा है इसलिए कि आपको दिमाग में फिट रहे। हैबिटेट एक पर्टिकुलर ऐसा एनवायरनमेंट होता है कोई भी रीजन का, जहाँ पे जो लोग रहते हैं ना उनकी सोशल एंड जो कह सकते हैं इकोनॉमिक लाइफस्टाइल भी उसी से जुड़ी होती है। अब फॉरेस्ट ड्वेलर्स का एग्जांपल जो हमने लिया है उसी में आप सोचिए, फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो है फॉरेस्ट में रह रहे हैं, तो उनकी जो सोशल लाइफ है, उनकी कम्युनिटी, वो जो ट्राइबल रह रहे हैं ग्रुप एक साथ, फिर उनकी इकोनॉमिक लाइफस्टाइल कैसे बन जाएगी कि वो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है, फॉरेस्ट की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, सोशली भी वो ऐसे ही रहेंगे। उनके खाने पीने का तरीका, कपड़ों का तरीका, मतलब हर चीज़ जो है ना इन्फ्लुएंस्ड है, किससे इन्फ्लुएंस्ड है, उनके इन्वायरमेंट से। तो ये पूरी डेफिनेशन ना हैबिटेट कहलाती है। तो अब जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स को अपना जगह छोड़ के माइग्रेशन करना पड़ा तो उनके हैबिटेट में चेंज आ गया, ठीक है। अब सवाल ये आता है, मैंने स्टार्ट ऐसे किया कि उनको जो है माइग्रेट करना पड़ा और हैबिटेट में चेंज आया, बट मैं ये पूछती हूँ आपसे कि क्यों चेंज आया। तो समझाती हूँ, देखो, दिस चेंज इन हैबिटेट वाज ड्यू टू क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट एरियाज। आई एम सॉरी, बहुत छोटा लिखा शायद मैंने ये। तो ये चेंज इसीलिए आया था ड्यू टू क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट एरिया। तो ये जो चेंज हम देख रहे थे कि मतलब उनके हैबिटेट में चेंज आया, उनको अपने जो फॉरेस्ट अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा था, वो इसीलिए कि अब वहां पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होनी स्टार्ट हो गई थी। कुछ ही जो ग्रुप है फॉरेस्ट ड्वेलर्स के, जो ग्रुप में रहने वाले लोग हैं, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने लैंड को जो क्लियर करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर करना है, क्रॉप्स ग्रो करना है। और सिर्फ इन्हीं ग्रुप वाले नहीं, और भी जो लोग हैं अब वो पीजेंट्स बनने की ताकत पे थे। पीजेंट्स मतलब कि अब वो ऐसे माइंडसेट में थे कि अब हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि चेंजेस आ रहे थे। ये टॉपिक ही चेंज के ऊपर है। अब क्यों, कहाँ, कैसे नहीं, लोग धीरे धीरे अपने वेज ढूंढ रहे थे और वो क्या कर रहे थे, जब चेंजेस आ रहे थे तो उससे धीरे धीरे सेटल हो रहे थे। तो उन्होंने जो है अपना, कुछ लोगों ने फॉरेस्ट क्लियर करना शुरू कर दिया, उन्हीं के ग्रुप में से कुछ और मान लो, तो उन्होंने एग्रीकल्चर करने के लिए फॉरेस्ट क्लियर किया था। डिफरेंट प्लेसेस में, डिफरेंट एरियाज में वही देखने मिलता है, ताकि वो एग्रीकल्चर जो है अपना ये एक्सटेंड कर सके, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी लैंड चाहिए होती है, तो उसके लिए फॉरेस्ट क्लियर करना पड़ेगा ना। इसीलिए इस स्टार्टिंग ऑफ द लाइन ऐसे कहती है कि दे हैड टू माइग्रेट, द फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैड टू माइग्रेट। अब इसको आगे कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। अब देख लो,
Okay, so as I told you earlier कि migration took place and the ones who migrated, right, the forest dwellers, they migrated, so they had to move out of the forest, and the ones who stayed, the rest of the people who stayed started to be called as peasants because they practiced agriculture, they started growing crops, so they started tilling up the land, which means they started following agriculture, so out of which they stayed in the forest and they cleared the forest and they practiced agriculture, they grew crops. ये चीज थी, ये देखने मिली. अब दिस पीजन्स दे वर इन्फ्लुएंस्ड, अब ये है ना काफी चीजों से इन्फ्लुएंस्ड हुए थे. देखिए अब क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, फॉरेस्ट में रहने वाले फॉरेस्ट ड्वेलर्स के मजे ये थे कि उनके जो है उपलब्धि की सारी चीजें जो उनको चाहिए होती, सारी चीजें जो उनको चाहिए होती, उनको अगर फॉरेस्ट से कुछ भी चाहिए तो फॉरेस्ट उनका एक जनरल स्टोर था, मतलब उनके सारी ज़रूरतें ना फॉरेस्ट से पूरी हुआ करती थी और उनको कभी ये नीड नहीं लगी कि हमें फॉरेस्ट को क्लियर करना चाहिए. अब क्योंकि आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, आप कितना ही खाओगे, आपको कुछ तो मार्केट में जाके बेचना पड़ेगा ना, तो वहाँ आप ट्रेडर से मिलोगे, ट्रेडर से मिलोगे, करोगे. एम्पायर रूलर्स और ये सब सेट हो रहे थे, ये अपना अपना जो है एक्सटेंड कर रहे थे, तो चीफटेंस, प्रीस्ट, मोनेस्ट्रीज, टेम्पल्स, इन सब से ना इनका कांटेक्ट होने लगा. वो कैसे कि कुछ तो जगह ये भी इनको इन्फ्लुएंस करते थे और ये इनसे इंटरेक्ट कर रहे थे. तो क्या होता है कि आप अपना अगर जो भी है प्रोडक्ट प्रोड्यूस मार्केट में बेच रहे हो, अब आप एक हिस्सा बन चुके हो क्योंकि आप बाहर आ गए हो, फॉरेस्ट से बाहर आने लगे हो, रियल इंटरेक्शन हुआ है आपका सोसाइटी के साथ. तो जब आप जो है अपने निकल चुके हो घर से, अब आपको रहना है बाहर, तो आप मिलोगे दूसरे लोगों से, आप डिफरेंट सेक्शन से मिलोगे, जो लोगों का डिफरेंट ग्रुप से मिलोगे. तो आप क्या बन गए, आप बन गए पार्ट बन गए उस एक पर्टिकुलर सोसाइटी का. आप ग्रुप ए थे, ठीक है, वो जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जो फिर वो पीजेंट्स बन गए थे, जो प्रैक्टिस करने लग गए थे एग्रीकल्चर, वो ग्रुप ए थे. वो जैसे अपने घर से निकले फॉरेस्ट एरिया से निकले, तो किनसे मिले, ग्रुप बी, सी, डी, ई, जो इन लोगों का सबका ग्रुप था. फिर तो वो सारे तो ऑलरेडी सोसाइटी के पार्ट थे, तो जैसे ये बाहर निकला, ग्रुप ए बाहर निकला, तो दे बिकेम पार्ट ऑफ ह्यूज लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज एंड हेंस हैड टू पे टैक्सेस एंड ऑल्सो ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज टू द लोकल लॉर्ड्स. अब क्योंकि ये बन चुके थे ये लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का पार्ट, कॉम्प्लेक्स क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें थी, सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही कॉम्प्लेक्स होता है आज भी और तब भी, बहुत बड़ी सोसाइटी का पार्ट बन चुके थे. तो अब क्योंकि उस टाइम पे लॉर्ड्स तो प्रेजेंट थे, चीफटेंस है भाई, तो लॉर्ड्स भी प्रेजेंट है, तो उनको अपने लोकल लॉर्ड्स को, चीफटेंस को, फिर उसके ऊपर की अथॉरिटी को, उनको क्या प्रोवाइड करना पड़ता था, गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करना पड़ता था, उनको अपना प्रोड्यूस देना पड़ता था. और साथ ही क्योंकि वो अब एक एम्पायर का हिस्सा है, अब एक एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है अच्छा खासा एक जगह का, तो दे हैड टू पे टैक्स. ठीक है, टैक्सेस का सिस्टम आ चुका था तब तक, तो दे हैड टू पे टैक्स. तो इससे देख रहे हो इकोनॉमिकली सोशली कितने चेंजेस आ रहे हैं. पर ये चेंजेस ने अब डिफरेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब इनको पे करना पड़ता था अपने लोकल लॉर्ड्स को बहुत सारा टैक्स, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना पड़ता था. तो इसी का जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये बताता है कि ड्यू टू दिस पर्टिकुलर थिंग what developed social and economic differences developed. okay, आई होप आपको ये समझ आ गया. अगर फिर भी आपको नहीं आता है कोई भी एक पर्टिकुलर लाइन, पॉइंट, इवन सिली से सिली क्वेश्चन भी हो आपका, आप पूछिए मुझे कमेंट सेक्शन में, फील फ्री टू आस्क, आई आंसर दैट एट दैट मोमेंट. जैसा भी होगा टाइम मिलेगा, आई जस्ट आंसर यू. सो जस्ट आस्क मी वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क रिगार्डिंग दिस चैप्टर. ओके, ये देख लीजिए, मैं आपको आगे समझाती हूँ. तो हम इस दौरान क्या देखते हैं, हम इस दौरान ये भी देखते हैं कि कुछ पीजेंट्स जो थे उनके पास अच्छी खासी अमाउंट एकड़ की लैंड थी, उनके पास अच्छी लैंड होल्डिंग थी, उनके पास कैटल भी थे. और उसी के साथ तो क्या करते थे, उसी के साथ जब लीन सीजन होता था, लीन सीजन का मतलब वो टाइम होता है, हार्वेस्ट टाइम होता है. ठीक है, आप जब टेक्स्ट बुक रीडिंग करो और आप अगर वर्ड्स को अच्छे से देखो ना, तो ये आपको ये लीन, मतलब कुछ लोग ये गपची मार देते हैं, मतलब जैसे नहीं समझा तो ठीक है छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है. ऐसा नहीं करना. जब कोई थियोरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ो, एक एक वर्ड है ना कुछ मीनिंग होल्ड करता है. अब जैसे वो पिछले वीडियो में हमने शिवलरी कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ा था, तो ऐसा नहीं है नहीं समझ आ रहा है तो स्किप कर देने का, नहीं. मेक श्योर यू गो थ्रू दैट वर्ड, क्योंकि उसका भी कुछ मीनिंग तो है ही ना, तभी तो चैप्टर में है. तो इस दौरान हम क्या देखते हैं, सोसाइटी थोड़ी डिफ्रेंशिएट हो रही थी, मतलब अलग अलग लोग रह रहे थे. पीजेंट्स कुछ थे जो कम जो है लैंड होल्ड करने वाले थे, कुछ थे जिनके पास तो लैंड थी अच्छी खासी,
और वो क्या करते थे, कैटल भी थी, लैंड भी थी, और जब हार्वेस्ट का सीजन होता था, अब हार्वेस्ट का सीजन मई और अगस्त के बीच तक का होता है, तो तब वो लोग अपना आर्टिसनल काम भी साथ साथ में करते थे, तो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, क्योंकि हार्वेस्ट सीजन में जैसे क्रॉप्स ग्रो रहे, तब उनका कुछ लेबरियस वर्क नहीं होता था, तब उनको थोड़ी ना जाके बीज बोने कुछ करने, तब तो क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं अपने आप, सीजन में क्रॉप्स जो है नेचुरली ग्रो रहे हैं, तो उसके साथ तो अपना कंबाइंड वर्क भी किया करते थे, आर्टिसनल वर्क, कुछ क्राफ्ट का काम कर लिया जो भी, और चीजें बेचते थे, तो प्रॉफिट हो रहा है ना, कैटल से भी हो रहा है, इनसे भी, आर्टिसनल काम से भी हो रहा है, और एग्रीकल्चर से तो हो ही रहा है। तो ये हम देखते हैं कि सोसाइटी इस दौरान डिफ्रेंशिएट हो रही, मतलब लोग अलग अलग तरीके से रह रहे हैं और ग्रुप्स बन रहे हैं तो इसी से किसका जन्म होता है, इसी से इस टर्म का जन्म होता है कि सब कास्ट, जिसे हम कहते हैं जाति और सब कास्ट का जो है, इसी के साथ इमर्जेंस होता है, ड्यू टू विच दीज डिफरेंसेस लेड टू द ग्रुपिंग ऑफ पीपल, अलग अलग लोग रह रहे हैं सोसाइटी में, ठीक है। अब देखिए, जब हमें है ना एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अलग अलग चीज़ें मिलती, तो अपने आप है ना अपने जैसे रहने वाले लोगों के साथ ना थोड़ी थोड़ी होने लग जाती है, ठीक है। लाइक जो होते हैं ना, मतलब जिनमें सेम होती है कैरेक्टरिस्टिक, सेम काम कर रहे होते हैं, तो वो अपने आप ऐसे ग्रुपिज्म फॉर्म कर लेते हैं, तो सोसाइटी थोड़ी सी ना डिफर कर जाती है उस मामले में। और जहाँ डिफरेंसेस होते हैं ना, वहाँ पे बहुत ऐसे केसेस होते हैं कि डिफरेंसेस का रिजल्ट जो है नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये डिफरेंसेस क्या देखने मिले कि पीपल व ग्रुपिंग, देखिए देयर वाज ग्रुपिंग ऑफ पीपल इनटू जातीज, नाउ पीपल व ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू जातीज और सबकास्ट, जिसे कहते हैं, जाति का मतलब ही सबकास्ट होता है, इसको हिंदी में जाति कहा जाता है। अब ये किस बेसिस पे ये जो है सबकास्ट और जातीज जो है फॉर्म होती थी, दे वर रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ द बैकग्राउंड एंड ऑक्यूपेशन। देखिए, मैंने कहा था जैसे सिमिलरिटी होनी जरूरी है, अगर मैं सबकास्ट और जाति के बेसिस पे ग्रुप्स बना रही हूँ, तो उन ग्रुप्स में कुछ सिमिलरिटी होनी चाहिए, वो एक प्रोफेशन को बिलोंग करने चाहिए, उनका एक बैकग्राउंड होना चाहिए, वो कोई भी हो सकता है, रिलीजियस, और तुम कहाँ से भी, मतलब जगह का कोई बैकग्राउंड हो सकता है, एक जगह से आए हुए, फिर तुम देख लो कि कौन से तुम ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व हो, तो उस हिसाब से ना वो जातीज किस बेसिस पे फॉर्म की जाती थी। जैसे आपको अगर डिसिप्लिन चाइल्ड का अवार्ड मिल रहा है, तो आपको किस बेसिस पे मिला कि आपकी अटेंडेंस अच्छी थी, ठीक है, ये एक सब सपोज कर सकते हैं, अटेंडेंस के बेसिस पे जो बच्चा सबसे ज़्यादा है क्लास में उसको मिलेगा ये बैच। वैसे ही जातीज लोगों को कैसे जो है तुम जो है इस जाति उस जाति के, तो नेम कैसे पड़ा, ऑन द बेसिस ऑफ द बैकग्राउंड एंड ऑक्यूपेशन, में क्या काम करते थे उसके बेसिस पे पढ़ा। अब जातीज के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, पर ये भी आप याद रखना, जाति में जो रैंक दी जाती थी, ठीक है, वो तब तक परमानेंट नहीं थी। ऐसा नहीं था कि ये एक पर्टिकुलर तुम इस जाति के हो गए हो, चेंज हो सकती थी वो रैंक, वो जो रैंक उन्हें मिलती थी वो चेंज हो सकती थी, ठीक है। देखते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा था कि जातीज वर असाइंड टू द ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड एंड ऑक्यूपेशन, उसके बेसिस पे जातीज असाइन किया जाता था, अलॉट किया जाता था। अब रैंक्स वर नॉट फिक्स्ड, वो जो रैंक्स थी ना, मतलब कौन सी जाति ऊपर रहेगी नीचे रहेगी, वो रैंक फिक्स नहीं थी, ठीक है। आज जो हम देखते हैं ना कितना रिजिड है कई कई जगहों पर, ऐसा तब नहीं था, उस टाइम तक रैंक्स वर नॉट फिक्स्ड, दे केप्ट चेंजिंग एट डिफरेंट एरियाज एंड डिफरेंट टाइम पीरियड्स। याद रखना कि जब जाति के बारे में लिखने बोले तो आपको ये हर एक पॉइंट तब याद ही आना चाहिए कि सबसे पहले तो रैंक्स जो थी, रैंक्स फिक्स नहीं थी, नॉट फिक्स्ड, एंड एट डिफरेंट एरियाज विद डिफरेंट टाइम पीरियड ये चेंज होती गई रैंक्स। किसके बेसिस पे चेंज होती गई, किसके बेसिस पे, पावर के बेसिस पे, इन्फ्लुएंस के बेसिस पे, रिसोर्सेज के बेसिस पे, कंट्रोल्ड बाय द मेंबर्स ऑफ जाति। अब एक पर्टिकुलर ग्रुप है जाति का, ठीक है, पहले वो इतने फाइनेंशियली जो है इतने वो स्ट्रांग नहीं थे, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, बट हम देखते हैं कि एक डिफरेंट एरिया में वही सेम जाति के जो लोग हैं, मतलब जो सही वही एक पर्टिकुलर नेम जाति का है, देखो एक जाति है, उनका एक पर्टिकुलर नाम समझ लो कोई भी, ठीक है, वो अब एक एरिया में तो वो थोड़े से रिसोर्सेज के मामले में और इकोनॉमी के मामले में फाइनेंशियली वो थोड़े से डाउन है, और वही नेम के जाति वाले लोग दूसरे एरिया में कहीं देखते हैं तो वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है और उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो रैंक है ना उनको उस एरिया में ऊपर मिलेगी, और ये जो थे जो फाइनेंशियली डाउन थे उनको उस एरिया में रैंक नीचे मिलेगी, ठीक है। तो रैंक कहीं भी फिक्स्ड नहीं थी उस टाइम पे, ऐसा नहीं था कि ए जाति के जो लोग हैं चाहे वो इस एरिया में अच्छे हो, स्ट्रांग हो फाइनेंशियली, और इस एरिया में डाउन हो तो उनको एक ही रैंक मिलेगा, ऐसा नहीं था उस टाइम पे। अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइम पीरियड पे रैंक्स भी अलग अलग होती थी, वो एक ही जाति की बात कर रही हूँ, हाँ, कोई भी
वो डिपेंड करता था कि कितनी पावर है उस जाति के ग्रुप में, मतलब पावर मतलब पॉलिटिकली कितनी पावर है, इकोनॉमिकली कितने स्ट्रांग है, सोशली उनका क्या गैदरिंग, मतलब ज़्यादा अमाउंट में कितने ह्यूज उनका ग्रुप है, कितने रिसोर्सेज है उनके पास। तो उस बेसिस पे उनकी जो रैंक्स है ना वो डिसाइड की जाती थी, वो फिक्स नहीं थी। तो किस बेसिस पे रैंक डिसाइड की जाती, इस बेसिस पे। और जाति किस बेसिस पे लोगों को जो है बोली जाती थी तुम इस जाति के उस जाति के, वो बैकग्राउंड और ऑक्यूपेशन के बेसिस पे। याद रखना, ऑक्यूपेशन एंड बैकग्राउंड, वो चीज़ याद रखना। और उनकी जो रैंक है वो फिक्स क्यों नहीं होती थी, क्योंकि वो इन चीज़ों पे डिपेंड करती थी। सबसे पहले तो पावर हो गया, इन्फ्लुएंस हो गया, रिसोर्सेज हो गया, जो उन ग्रुप में जो जो जाति का ग्रुप जो है उनके पास कितने रिसोर्सेज होते थे उस पर डिपेंड किया करते थे। फंक्शनिंग क्या थी जाति की, अब जाति जो है बहुत बड़ा कह सकते ग्रुप हो गया सोसाइटी का। अब वो कैसे चलेगा, कैसे मेंटेन करेगा, उनका फंक्शनिंग क्या रहेगा। एक पर्टिकुलर ग्रुप का कुछ तो कोड ऑफ कंडक्ट है ना। तो द कंडक्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ जातीज वाज मैनेज्ड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म्ड बाय द जाति। कोई भी पर्टिकुलर जाति होगी, इसके जो मेंबर्स हैं वो साथ में मिलके क्या सोच रहे हैं उस अपने ग्रुप के लिए, अपने अपने सारे मेंबर्स के लिए, अपने खुद के जाति के सारे मेंबर्स के लिए क्या सोचते हैं, वो डिपेंड करता था। हर एक जाति अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाई करती थी। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशन इन्फोर्स करने वाला कौन होता था, जाति पंचायत। जाति पंचायत एक असेंबली है, ठीक है, वो सारे एल्डर्स से भरी है। तो वो एक पर्टिकुलर जाति के जो बड़े बुजुर्ग होंगे या थोड़े से जो समझदार व्यक्ति होंगे उनकी एक असेंबली बिठाई जाएगी। वो अपने जाति अपने ग्रुप के लिए क्या सोचते हैं वो डिसाइड करेंगे और वही रूल्स एंड रेगुलेशन इन्हें जो है फॉलो करना होगा। बट उनको ना विलेज का भी जो है ना सुनना पड़ता था। ऐसा नहीं है कि एक विलेज में रह रहे हैं, बहुत सारी जातीज है वो अपनी चला रही है, क्योंकि सब अगर इतने पावरफुल बन जाते हैं तो फिर वो विलेज में जो रह रहे हैं वो विलेज की कोई वो अहमियत नहीं रहेगी। उस विलेज में रह रहे हो आप, वहाँ डिसाइड कर रहे हो, तो आपको उस विलेज की जो है उसकी भी आपको कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको अपने जाति का भी मान रखना पड़ेगा कि जाति में आपको जाति पंचायत ने क्या बोला है, क्या रूल्स सेट किए हैं, वो भी आपको फॉलो करते चलना पड़ेगा। तो जो लास्ट पॉइंट है वो मैं लिख देती हूँ, ठीक है। तो जातीज को है ना अपने विलेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो फॉर्म किए गए हैं उनको भी फॉलो करना पड़ता था। दे वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ देयर विलेज विच वर बीइंग गवर्न्ड बाय चीफटेंस, ठीक है। चीफटेंस जो उनके रूलर्स थे उस विलेज के, ठीक है, उनको उनके भी जो है उतने ही अच्छे से कोड ऑफ कंडक्ट और रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते थे जितने वो अपने खुद के ग्रुप के किया करते थे, जो कि जाति पंचायत के द्वारा सेट किए गए थे, ठीक है। टुगेदर दे वर ओनली अ स्मॉल यूनिट ऑफ अ स्टेट। अब एक स्टेट है, उसको कोई स्टेट में जो है, अब एक स्टेट है, ठीक है, तो स्टेट का एक स्मॉल यूनिट हुआ करता था जाति। अब देख रहे हो सोसाइटी कितना कॉम्प्लेक्स और ह्यूज है, वो इसीलिए कहा गया था क्योंकि एक स्टेट में भी आप देखो कितने सारे यूनिट्स है, वो सब यूनिट्स जो है जाति के, डिफरेंट जातीज इवॉल्व हो रही है, उनके मेंबर्स बढ़ रहे हैं, उनके जाति पंचायत के द्वारा उनके रूल सेट किए जा रहे हैं साथ साथ में। तो जातीज को क्या करना पड़ता था, एक ही मिनट, हाँ, तो जातीज जो थे कोई पर्टिकुलर जाति, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल, तो उनको जो है अपने विलेज की भी उतनी ही मान रखनी पड़ती थी, मतलब विलेज में जो बोला गया वो भी उतना ही फॉलो करते थे। साथ ही में उनके जो जाति पंचायत के द्वारा जो उनकी असेंबली है एल्डर्स की, जो उनके लिए क्या अच्छा बुरा भला है सब वो डिसाइड करती रूल्स एंड रेगुलेशन, उनको भी दोनों तरफ से वो है सुनते थे, ठीक है। जाति पंचायत लिख देती हूँ, असेंबली ऑफ एल्डर्स की आपको याद रहे, असेंबली ऑफ एल्डर्स। एंड यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कि जो चीफटेंस के द्वारा जो सेट किए गए थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो चैप्टर, बहुत चैप्टर क्या सॉरी टॉपिक समझ आया हो। और अब जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम रीजन एंड एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। रीजन एंड एम्पायर भी थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है बट बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सारे टॉपिक्स अभी तक जो पढ़ लिए हैं, मैंने पढ़ा दिए, वो टेक्स्ट बुक में रीड कीजिएगा, आपको ईजी लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय।